दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। फेस्टिवल के बाद हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। इसी कड़ी में आज के इस क्लास में 2 नवंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले, दरअसल पिछले क्लास में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण बिहार के किस छात्र को, एक सेकंड रुकिएगा, पूर्वी चंपारण बिहार के किस छात्र ने अभी हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? इनका नाम है आदर्श कुमार। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, डिटेल में चीज़ें हमने आपको बतलाया है ऑलरेडी। आज के सेशन को हम शुरू करें। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, या फिर जानकारी नहीं बल्कि आपसे आपसे राय लेना चाह रहा हूँ। मैंने कल वाले क्लास में, कल वाले वीडियो में देखा कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत है, मतलब साउंड प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, ये तमाम चीज़ें आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाइएगा। फिलहाल यहाँ पर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डेली करंट अफेयर्स के तो इस सीरीज को आप बखूबी देख ही रहे हैं, लेकिन समय मिले तो हमारा जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो एक सीरीज चल रहा है 2022 से, इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। आप जो बिहार करंट अफेयर्स ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ये आपकी जो खोज है वो समाप्त हो जाएगी। बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमने आपको पढ़ाया है। हजारों लोग इसे देखते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइएगा। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको विजेता बैच में एक नॉमिनल सा चार्ज पर मिल जाता है। ये प्रिंटेबल होता है। प्रत्येक माह का आपको 2 पीडीएफ मिलता है। डेली पीडीएफ तो मिलता ही है डेली क्लास का, फिर मंथली पीडीएफ मिलता है 2 पीडीएफ, एक होता है बोर्ड पीडीएफ और एक होता है प्रिंटेबल पीडीएफ। तो तमाम चीज़ें इसी में आपको मिलेगा। और सारे प्रश्न जो पूरे मंथ हम यहाँ पर आपको करवाते हैं, इसका ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए क्विज आदि भी आपको इसमें मिल जाता है। तो एक नॉमिनल सा चार्ज पे उपलब्ध है। ये जो कूपन कोड आपको दिख रहा है न्यू, जो पहली बार अगर आपसे लेने जा रहे हैं तो न्यू कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पर आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल को लेकर कई सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बिहार के संदर्भ में यही तो प्रश्न है। देखिए प्रश्न को हमने किस प्रकार से डिजाइन किया है, किस प्रकार से लिखा है। एक्चुअली में हाल ही में देश के नवीनतम रामसर स्थल के रूप में किस झील को मान्यता दी गई है, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है? अब यहां पर विकल्पों को देखिए कि कौन सा हो सकता है, मतलब यहां पर दावेदारी कौन पेश कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा गोगा बिल। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपके बीच हमने रखा है, इसे एक एक करके देखिए, समझिए, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रामसर स्थलों की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में बिहार का कटिहार जिले का जो गोगाबिल है, इसे अभी हाल ही में नवीनतम रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, मान्यता दिया गया है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, जो बिहार के कटिहार जिले में है, 86.63 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल है। और ऐसे में अब इसके साथ ही बिहार में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर 6 हो गया। अभी पिछले ही महीने सितंबर में, आपको ध्यान रखना है, 2 स्थल को मान्यता दिया गया था। वो चीजें अभी हम अगले स्लाइड में आपको दिखलाएंगे। तो बिहार में जो 6 रामसर स्थल हैं, उसे अब कंठस्थ कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये एक हॉट टॉपिक है, खबरों में है, प्रश्न बनना स्वाभाविक है। देखिए पहला जो रामसर स्थल है वो कांवर झील, जो बेगूसराय में है, वर्ष 2020 में से मान्यता दिया गया था। फिर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये हालांकि जमुई में है लेकिन दोनों अलग अलग है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी, तो इसे 2023 में। फिर गोकुल जलाशय बक्सर का, फिर उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण का, इन दोनों को एक साथ सितंबर 2025 में अभी रिसेंटली मान्यता दिया गया। और अभी हाल ही में गोगाविल को अक्टूबर 2025 में। तो ये 6 स्थल बिहार को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। और बात करें पूरे भारत में, तो रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर हो चुकी है 94, यानी कि 94। और सबसे अधिक रामसर साइट कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है, सर्वाधिक 20।
इन बातों को ध्यान रखिएगा। और बिहार में जो इसकी संख्या बढ़कर 6 हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है, किसी के द्वारा, मंत्री के द्वारा ही कोई कहा गया था, ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया था, वहीं से ये प्रश्न को हमने लिया है। नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, हालांकि ये मीडिया में भी, न्यूज में भी कई जगहों पर आपने देखा होगा। तो जो 6 रामसर स्थल बिहार में अब हैं, तो संख्या के आधार पर ये तीसरे मतलब स्थान पर है राज्यों में, अगर हम देखें तो। मतलब तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। चलिए यहाँ पर वही चीज आपके बीच हमने रखा, सितंबर में जो गोकुल जलाशय को और इसके अतिरिक्त उदयपुर झील को, जो क्रमशः बक्सर और पश्चिमी चंपारण के हैं, इन्हें रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दिया गया था। ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, जब ये मान्यता दी गई थी तो इसकी संख्या बढ़कर 93 हुई थी, लेकिन अब इसमें एक और शामिल हो गया तो इसकी संख्या 94 हो गई है। और ये पुनः से ये सूची यहाँ पर बिहार के रामसर स्थल को लेकर आपके बीच हमने रख दिया है। जिस पक्षी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गोरैया है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, यानी कि विश्व गोरैया दिवस मनाने की जो शुरुआत थी वो 2010 में हुई थी। वही 2010 में जब बिहार दिवस मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, और बिहार दिवस की बात हो रही है तो 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। उन्नत बिहार, विकसित बिहार इसकी थीम है, यानी कि विषय है। और बात करें विश्व गोरैया दिवस की, तो इस वर्ष विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर, ये इसका निर्धारित थीम है। इन बातों को ध्यान रखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले रामसर साइट्स को लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा। रामसर एक स्थल है ईरान में, यहीं पर एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसी समझौते के फलस्वरूप किसी भी आर्द्र भूमि को उसके संरक्षण को लेकर ये प्रकार से संज्ञा दी जाती है, उन्हें मान्यता दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। तो ये चीजों को यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इससे पहले अभी हाल ही में जो हमने बात किया, अभी खास करके यहाँ पर जो बक्सर का जो ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील की, तो इससे पहले राजस्थान का खीचन और मेनार को, जो 2 स्थल है, इसे इसमें शामिल किया गया था। तो इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। चलिए आते अगले प्रश्न पे। बिहार विधानसभा चुनाव, ये 18वीं विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी पहले भी हम दे चुके हैं, पुनः से हम आपको रिवाइज कराएंगे। लेकिन यहां से एक प्रश्न निकल कर आता है कि इस चुनाव से पहले भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। और इस अभियान के तहत बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हो रही है, खबरों में आप लोग देखते होंगे। अब फिलहाल यहां पर इस अभियान की अगर हम नाम की बात करें तो ऑपरेशन जखीरा, ये विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, नाम बड़ा सॉलिड चुना है, मतलब अच्छा लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जखीरा। ठीक है, ये विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर ये खास करके हथियार पकड़ने को लेकर, मतलब एक प्रकार से जो अवैध हथियार रखते हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए मतलब उन्हें पकड़ना है, ताकि लोग भय मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान कर सके। अब चुनाव की बात हो रही है तो 6 और 11 नवंबर 2025 को 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। अभी 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है समाप्त? तो 22 नवंबर को, 22 नवंबर को। यहाँ पर वो चीज हमने कहीं पर लिखा भी है, 17वीं विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है, अच्छा नहीं लिखा है, 22 नवंबर को ये समाप्त हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या आपको बोला है, संविधान में प्रावधान है कि विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन होना अति आवश्यक है, ये प्रावधान है। तो ऐसे में 14 तारीख को चुनाव का नतीजा आएगा, 14 नवंबर 2025 को। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, किसी भी पार्टी और गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए, सरकार मतलब बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत दर्ज करना अनिवार्य है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिए। बिहार विधानसभा चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था और कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिली थी। फलस्वरूप यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इस समय 18वीं विधानसभा चुनाव आयोजित होना है। पिछले साल 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ था। चलिए आते अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, यानी कि आसियान इंडिया मैरीटाइम कॉरपोरेशन ईयर घोषित किया है।
देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि 2026 को। अच्छा, आसियान का पूरा नाम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो 2026 को लेकर ये घोषित किया गया है। अब बात यहां पर समझिएगा, अभी हाल ही में मलेशिया के जो राजधानी कोलंबपुर है, यहां पर 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया और यहीं पर वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया या फिर चिन्हित किया। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा और व्यापारिक साझेदारी को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करना, मतलब इस उद्देश्य को लेकर ये चीजों को ध्यान रखिएगा। आसियान की बात हो रही तो हमने आपको क्या बोला, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो गठन है ये 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसके 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ये इसके 10 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स में भी इस समय 10 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर देश हैं, साझेदार देश हैं। तो ब्रिक्स को लेकर भी चीजों को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। जो मूल सदस्य होते हैं भारत आसियान का सदस्य नहीं है। हालांकि प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्री है भारत आसियान का। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आसियान की बात हो रही तो एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था कि भारत और आसियान देशों के बीच क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय समुद्री संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से पहली बार 30 जून से 1 जुलाई 2025 को आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का आयोजन चेन्नई पोर्ट पर किया गया। और ये पहली बार है जब यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यह एमवी इम्प्रेस क्रूज जहाज पर आयोजित हुआ। इन बातों को ध्यान रखिए। और आसियान में कितने देश हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं भारत आसियान सम्मेलन की, तो इस लिहाज से एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अध्यक्षता में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। तो ये कहां पर आयोजित हुआ, तो 26 और 27 मई 2025 को ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ही आयोजित हुआ है। इन बातों को ध्यान रखिए। लेकिन अभी जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे थे, ये भी कुआलालंपुर में ही आयोजित हुआ। ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये 22वां था। लेकिन अगर हम शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 46वां था। ये भी यहीं पर कुआलालंपुर में ही आयोजित हुआ है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में चाइना में जो बीजिंग में भारतीय दूतावास है, यहीं पर इसका अनावरण किया गया। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। 28 अक्टूबर 2025 को चाइना की राजधानी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह प्रतिमा प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन शिखून द्वारा तैयार किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा है और इस तरह एक अगर हम देखें प्रश्न के रूप में, बड़ी बड़ी महान हस्तियों की प्रतिमा का जब अनावरण होता है कहीं पर भी, वो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न का रूप लेती है। तो इस लिहाज से इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो अभी हाल ही में हुआ है, तो दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक संबंधों का एक प्रकार से प्रतीक है। और दोनों देशों के मध्य जो मित्रता है या फिर जो संबंध है, इसको ये मजबूती प्रदान करेगा। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1924 में चीन की यात्रा की थी, जहां उन्होंने भारतीय और चीनी सभ्यता के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर भी बल दिया था। इस बात को ध्यान रखिए। अब एक जानकारी, चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर बात हो रही है और हम गीतांजलि की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। इतनी तो जानकारी आप ध्यान रखेंगे ही। गीतांजलि जो उनकी रचना थी, उनकी जो साहित्य कृति थी, इसको लेकर ध्यान आप लोग रखेंगे। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे कि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी, सबसे प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिससे वे ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय और साथ ही साथ पहले गैर यूरोपीय या फिर बोल सकते हैं पहले एशियाई बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें यह सम्मान मिला था। अब यहां पर इसके अतिरिक्त
चूंकि इन सब बातों की हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित, कुछ यहाँ पर जानकारी जो प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चीज़ों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, वो चीज़ें आई नहीं है। आइए हम यहाँ पर जो हमने नोट्स तैयार किया है वहाँ से हम देख कर आपको ये बता दें कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, तो देखिएगा, जो एक्चुअली प्रश्न एग्जाम में रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने तैयार किया था, लेकिन स्लाइड में मिस्टेक से नहीं आया है। तो एक एक करके मैं आपको सभी बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1913 में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया। भारतीय ने बल्कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया। शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी कि सर की जो उपाधि है, किस घटना के विरोध में ब्रिटिश साम्राज्य को लौटा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में जो हुआ था 13 अप्रैल को। और ये जो प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है, एक सेकंड रुकिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। गीतांजलि नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ये रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। किस देश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है? एक तो भारत है ही, लेकिन बांग्लादेश होगा। गीत है अमार सुनार बांग्ला, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है और आंसर होगा गुरुदेव के नाम से। तो ये तमाम चीजें इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अब अगले प्रश्न पे हम जाएं उससे पहले एक बात का ये ध्यान रखिएगा, अगर मूल रूप से बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो ये आपके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज है। इससे बेहतर मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कहीं नहीं मिलेगा। पूरे सिलेबस का, और सिलेबस में भी पूरे टॉपिक का बखूबी ख्याल रखा गया है। सभी टॉपिक से जो आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है, मतलब जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तीनों पेपर का, और इसके अतिरिक्त तीनों पेपर का तो टेस्ट मिल ही रहा है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एकदम प्रैक्टिस के लिए ये तमाम चीज़ें केवल और केवल 299 रुपये में आपको मिल रहा है। इसका पीडीएफ फाइल भी आप सबों को मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये वैकेंसी पहली बार आई है, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए और अपनी ज़िंदगी को संवारने में, मतलब अपनी ज़िंदगी को संवारने में कोई कसर आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम जब भी आयोजित हो, आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि अभी से एग्जाम तक का जो समय है हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत मैटर करेगा। प्रिपरेशन तो करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। ऐसे तो एक कहावत भी है कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। तो ये एग्जाम जो है एक प्रकार से युद्ध ही है, और प्रैक्टिस सेट वो उसका एक प्रकार से तैयारी का रिहर्सल है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार को लेकर हम बात कर रहे थे 2025 के संदर्भ में, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक जानकारी हमने आपको दिया है कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, अच्छा इसके अतिरिक्त 10 दिसंबर को दिया जाता सभी पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है कि शांति के अतिरिक्त जो अन्य 5 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है जो नॉर्वे की राजधानी है। तो 2025 को लेकर कंप्लीट जानकारी है, और अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ये भी आप मेरे पीछे देख चुके हैं। यहां पर देख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। बना बनाया नोट्स हम आपको दे रहे हैं, उसमें तमाम चीजें बखूबी आपको मिल जाएगा। और 2024 का ये विजेता सूची है। यहां से तो ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, जापानी संगठन निहॉन हिंडोनक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पूछा हुआ ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है नाम। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है, इसमें कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। हाँ, आप चाहें तो कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन नाम थोड़ा अटपटांग होता है, तो अच्छा रहेगा कि उसको याद ही कर लीजिए। याद कर लेंगे तो चीज़ें, मतलब 6 क्षेत्रों को लेकर ही है, और संभावना है कि 1 अंक आपके हाथ में है, और अमूमन देखा गया कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट में कहा जाता है IUCN, ने पहली बार ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क यानी कि ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क किस देश में अपनाया है? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ों को आपके बीच दर्शाया गया है कि ये पहली बार है जब वैश्विक स्तर पर मिट्टी की सुरक्षा और संरक्षण हेतु आपको ध्यान रखना कानून ढांचा यानी कि ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया गया है। और कहाँ पर? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। किसके द्वारा? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा। और साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि इस पहल का जो उद्देश्य है ये बेसिकली मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता और कार्बन भंडारण, साथ ही साथ कृषि उत्पादकता की रक्षा करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इस समय वर्तमान में मिट्टी संरक्षण के लिए यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है यानी कि लीगल फ्रेमवर्क है वर्तमान में पूरी दुनिया में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम बात कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। और अभी हाल ही में इस फ्रेमवर्क को अपनाने वाला पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला प्रश्न है जो IUCN की हम बात कर रहे थे यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948 में भी थी और इसका जो मुख्यालय है ये ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। ये चीज को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा होगा छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शेफ को पोषण, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर यानी कि टॉप एग्री फूड पायनियर एक अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है? इस संस्था के द्वारा। तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा। किस लिए? तो पोषण और साथ साथ टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर। तो ऐसे में राइट जो आंसर है, क्या पूछा गया किस प्रसिद्ध शेफ को? तो शेफ का नाम है संजीव कपूर। नाम आपने जरूर सुना होगा, इनको आप जानते भी होंगे, तस्वीर में देखे भी होंगे। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए, उतना हम यहाँ पर डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा यहाँ पर कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कौन सा पुरस्कार और किसके द्वारा और किन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2034 फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारियों को लेकर सऊदी अरब अभी खबरों में क्यों रहा है? आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुके हैं कि 2034 में फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है ये सऊदी अरब करेगा। हालांकि 2022 वाला जो पिछला संस्करण था वो कतर में आयोजित हुआ था, चर्चाएं हम कर चुके हैं। लेकिन सऊदी अरब इस समय खबरों में क्यों है, सवाल यह है। और यहां पर विकल्प में जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विश्व का पहला स्काई स्टेडियम बनाने की योजना घोषित की है, योजना लेकर आई है, इस वजह से भी खबरों में है। अभी इंटरनेट पर कई जगहों पर ये तस्वीर को वायरल होते हुए आपने जरूर देखा होगा। ये कंप्यूटर से तैयार एक तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर यह घोषणा हुई है कि दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि लगभग जमीन से 350 मीटर ऊपर होगा। और ये आपको ध्यान रखना है, जो सऊदी अरब सरकार की न्योम मेगा सिटी प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो दो लाइन सिटी का एक प्रकार से एक भविष्यवादी शहर का जो निर्माण हो रहा है। दो लाइन के बारे में बहुत पहले हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, अगर आप अब भी नहीं जान रहे हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा कि जो यहाँ पर दो लाइन की हम बात कर रहे हैं ये भविष्यवादी यानी कि फ्यूचरिस्टिक शहर है। यहाँ पर सऊदी अरब का एक प्रकार से ये संकल्पना की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि दुनिया का ये पहला हैंगिंग स्टेडियम बनाने की घोषणा यहीं पर की गई है, इसी शहर में। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पर लिखा गया है, हमने अच्छे तरीके से शब्दों को आपके बीच रखा ताकि समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो। अच्छा, एक बात और, लगभग जो इसकी क्षमता होगी ये 46,000 लोगों की बैठने की होगी। और नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को तेल निर्भर अर्थव्यवस्था से हटाकर तकनीकी और साथ साथ पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। आप समझ रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो तेल आधारित जो निर्भरता है, अर्थव्यवस्था जो उस पर निर्भर है, उससे मतलब धीरे धीरे उसको हटाकर यहाँ पर तकनीक और पर्यटन की ओर इसको आगे ले जाना है, मतलब इस पर केंद्रित करना है अर्थव्यवस्था को। तो ये चीज समझिएगा। और ये पहली बार होगा जब सऊदी अरब
ये फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखना है। और फीफा विश्व कप की बात करें तो भारत अब तक फीफा विश्व कप में एक भी बार भाग नहीं लिया है। हालांकि एक बार मौका मिला था, कुछ देशों ने नाम वापस ले लिया था, लेकिन बावजूद इसके ब्राजील में वो था, तो दूरी थी और तैयारी उस तरह की नहीं थी और बजट भी वैसा उस समय नहीं था, तो भाग नहीं ले पाए थे। इन बातों को ध्यान रखिएगा, भारत एक भी बार फीफा विश्व कप नहीं खेला है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। हालांकि आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं है, वो चीजों को ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले के कुछ क्षेत्रों को अलग करके ये कल्याण सिंह नगर नामक एक नया जिला बनाने की योजना जो अभी खबरों में आई है, वही एक प्रश्न के रूप में आपके बीच हमने रखा है। और ये राज्य का 76वां जिला होगा। नामांकन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनेता कल्याण सिंह के सम्मान में करने को लेकर मतलब किया गया है ये घोषणा। ये चीजों को ध्यान रखें, जो विशेष रूप से इनका कार्य क्षेत्र ये रहा है, तो इस लिहाज से तो वर्तमान में सबसे अधिक, मतलब इसको अगर भूल जाए, मतलब अभी तो घोषणा आधिकारिक रूप से हुई नहीं है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में ही है। 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है ये 24 जनवरी 1950 को भी थी, ये ध्यान रखिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था ब्रिटिश भारत के दौरान। यहाँ पर हमने वो चीजें लिखा भी है और उसके बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और एक बात और, 2025 में उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? तो 76वां स्थापना दिवस। बिहार का हमने वीडियो के स्टार्टिंग बतलाया 113वां स्थापना दिवस। तो इन बातों को ध्यान रखिए। बिहार दिवस को लेकर हमने क्या बतलाया था? शुरुआत हुई थी 2010 में ये दिवस मनाने को, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये 2018 में भी है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे वृद्ध यानी कि ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किए गए पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहां पर बेसिकली इनकी जो उम्र इतनी अधिक है, सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, इसी दृष्टिकोण से प्रश्न को यहां पर लाया गया, बल्कि इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई रीजन नहीं है। बस यहां पर ध्यान रखिए, इनका नाम है पॉल बिया, सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं ये कैमरून के। विकल्प नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न में इतनी जानकारी सफिशियंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के सुजीत कलकल ने किस वर्ग यानी किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, 65 किग्रा भार वर्ग फ्री स्टाइल कैटेगरी में अभी सुजीत कलकल ने अभी इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अच्छा, ये प्रतियोगिता जो है ये सर्बिया में आयोजित हुआ था। यहाँ पर इन्हें तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये सुजीत कलकल है। सर्बिया में आयोजित ये अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया और उन्होंने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के एक खास करके खिलाड़ी उमीद जोन जलोलोव को एक 10-0 के स्कोर से, देख रहे हैं, 10-0 के स्कोर से पराजित किया। मतलब उनका खाता ही नहीं खोला, एकदम से सफा चट। तो इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर दर्ज किया और ये उनके करियर का पहला विश्व खिताब है। गोल्ड मेडल की हम बात कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। किसी भी खिलाड़ी को लेकर बेसिकली उनका पदक ही पूछा जाता है एग्जाम में। जो हमें देखने को मिलता है, खिलाड़ी का नाम होगा, प्रतियोगिता होगा, कौन सा पदक जीता, बेसिकली यही तो पूछा जा रहा है, यही तो ट्रेंडिंग में है प्रश्न। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले अगर बीपीएससी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो करंट अफेयर्स का ये कोर्स बाइलिंगुअल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स का भी मटेरियल बीपीएससी के लिए आपको निःशुल्क मिल जाएगा। चलिए, वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई है जिसे कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है? और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, 150वीं जयंती मनाई गई है। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आप जानते हैं।
ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि 31 अक्टूबर को भी हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ पर देखिए 2025 में 150वीं जयंती मनाई गई, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त पूरे देश में अच्छा एक चीज़, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा भारत सरकार ने की थी वो कब की थी? ये रिसेंटली 2014 में ये घोषणा भारत सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने को लेकर किया था। 2025 में एकता दिवस की जो थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इस बात को ध्यान रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कुछ विशेष बिंदुएं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, उसको यहाँ पर आपके बीच हमने रखा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। और ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नव स्वतंत्र देश में यानी कि भारत जब नया नया स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो देश में यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण और उनकी प्रतिबद्धता को लेकर उन्हें भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थे। जो उन मतलब उनकी जो क्वालिटी थी, मतलब जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में, तो ये चीजों को ध्यान आपको रखना है। ये इस लिहाज से लौह पुरुष कहे गए। लेकिन एक और संज्ञा इन्हें दिया गया था 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो इस दौरान वहां की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। वो चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है और एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न बैंक को अगर आप लोग देखते हैं तो विभिन्न एग्जाम में कई सारे प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र को देखिए, चीजें वहां से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिर्फ कठिन प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन आसान तभी होगा जब वो आपको मालूम होगा, अगर मालूम ही नहीं तो वो भी आपके लिए कठिन है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा घोषित टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत कितने विश्व स्तरीय पर्यटक स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये प्रश्न है और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि 50। 2029 तक ये 50 पर्यटक स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत भारत सरकार ने। क्लियर है? आज के इस क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया है। पूरी निरंतरता के साथ क्लासेस को यूं ही आप लोग फॉलो कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एग्जाम में 100% करंट अफेयर्स में आपका स्कोर रहेगा, ये हमारा आपसे दावा है। आज के इस क्लास का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बीपीएससी एडीओ के टेस्ट सीरीज को लेकर जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं। ये शानदार टेस्ट सीरीज है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा।